जी हाँ, नमस्कार साथियों। मैं कुंदन सर आज आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और वह टॉपिक है बेट एग्जामिनेशन 2024 को लेकर के। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम उठाई है और जो भी अभ्यर्थी नेट जेआरएफ पास नहीं भी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर बिहार सरकार की तरफ से मिला है और इस बार बिना नेट जेआरएफ पास किए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार हो सकता है। आप बिना नेट जेआरएफ पास किए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बिहार सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एक बेहतर वैकेंसी। 4200 के आसपास ये वैकेंसी मिला है जो कि विदाउट नेट जेआरएफ पास किए स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जो नेट जेआरएफ पास किए हैं उनका तो बल्ले बल्ले है ही। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो नेट है, नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम है ना, ये थोड़ा जो है ज़्यादा टफ है क्योंकि ये पूरा सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है। समस्त पूरा भारत में इनका जो है एग्ज़ाम होती है, तो इनका जो सिलेबस है उनका लेवल थोड़ा बेहतर है, अप है, लेकिन इम्पॉसिबल वो भी नहीं है, पॉसिबल वो भी है। तो आज के इस सेशन में हम बिहार में बेट परीक्षा 2024 की सभी बातें को आपके बीच रखने वाला हूं, वन बाय वन करके। कह रहा देखिए सिर्फ पीजी पास छात्र बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जी आप सही सुने हैं, अगर आप पीजी पास हैं, चाहे स्ट्रीम आपका आर्ट्स हो यानी एमए हो, साइंस एमएससी हो या एमकॉम हो, ये तीन में से कोई भी फैकल्टी से आप पीजी क्वालिफाइड हैं, पास हैं, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बेट 2024 की परीक्षा का जो फॉर्म है इसको आप भर सकते हैं। अब वो देखिए, अब पीजी के लिए क्या क्या है। सबसे पहले एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। इनमें से आपका कोई भी है, कोई भी स्ट्रीम से आप पीजी क्वालिफाई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो ये देखिए यहां पे इसको करने के बाद, बैट करने के बाद आपको ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो दरवाजा खुल ही जाता है, साथ साथ आपको पीएचडी करने का, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जी बिहार सरकार का नोटिफिकेशन में ये भी बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है। जैसे बिहार की यूनिवर्सिटी में जस्ट कुछ दिन पहले जो नियम लागू किया गया, पहले का नियम में जो बदलाव किया गया यूजीसी के तरफ से, यूनिवर्सिटी यूजीसी के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यूजीसी तो ये जो यूजीसी है इन्हीं के गाइडलाइन के अनुसार जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी वर्क करती है। और ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यही पूरा देश में सभी यूनिवर्सिटी को संचालित करती है। इन्हीं के गाइडलाइन के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी का शेड्यूल होता है, कैसे क्या करना है, कौन सा कोर्स को कैसे करना है, किसी में भी बदलाव करना है तो उसका निर्णय, अंतिम रूप से निर्णय कौन लेती है, यूजीसी लेती है।
तो यूजीसी के नियम के अनुसार आपका जो है पीएचडी करने का बगैर नेट जेआरएफ का नहीं कर पाते, लेकिन अब बिहार से अगर बैट एग्जाम पास कर लेते हैं, अब देखिए जो बैट है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं, यानी बैट का एग्जाम जब पास कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं, साथ साथ पीएचडी के लिए भी आपका दरवाजा बिल्कुल खुल जाता है। पीएचडी के लिए आपका दरवाजा क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब देखिए कह रहा है बिना नेट जेआरएफ के बने प्रोफेसर। जी ये बिल्कुल सही है, बिना नेट जेआरएफ का भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। अब कह रहा है इसे छोड़ना मत। तो जी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको नहीं गंवाना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों के बाद जो है मिला हुआ है बच्चों को। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, अपना सपना को साकार करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और भी बात है जो बच्चे के मन में डाउट होगा। तो देखिए इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो डीएलएड हो जाए या बीएड हो जाए, डीएलएड और बीएड के जैसा कोई डिग्री की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको डीएलएड या बीएड का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए क्या, पीजी, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप बैट का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए देखिए कह रहा है अफवाह से बचे। तो सही बात है, जब भी कोई जानकारी कहीं से निकल के आता है तो लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं तो वो थोड़ा अफवाह ज़्यादा उड़ जाता है, तो बच्चे को होना चाहिए कि अफवाह से बचे, अन्यथा अफवाह के चक्कर में हो सकता है तो परेशानी हो सकती है। अब कह रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद है एज, क्वालिफिकेशन और सैलरी। अब सबसे पहले देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सर्वप्रथम आपके पास पीजी का तो डिग्री है ही, साथ ही साथ आपको करना होगा बैट का एग्जाम पास। अगर आप बैट का एग्जाम पास कर लेते हैं तब होगा आपका इंटरव्यू का एग्जाम। आप यहां से आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। और ये तीन प्रोसेस, पहला पीजी क्लियर, बैट पास, और अगर आप इंटरव्यू जो है क्लियर कर लेते हैं तो यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला बात है, नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस तो जान ही गए। अगर आप पीजी क्वालिफाइड हैं, बैट पास करते हैं, तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां देखिए सिलेक्शन के बाद अब है एज लिमिट। तो अब देखिए एज की बात किया जाए तो यहां एज का कोई रिस्ट्रिक्शन ही अभी नहीं दिया गया है। आपका क्या एज होना चाहिए इस पे कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है, 18 प्लस है। तो अब स्वतः सी बात है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो स्वतः ही आपका एज 18 से बहुत ज़्यादा हो गया रहता है, 20 के आसपास हो गया रहता है, 20 प्लस हो गया रहता है। तो मतलब कहा जाए कि 18-20 प्लस है अगर आपका एज, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन के लिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए एकमात्र ही वो आपका डिग्री क्या चाहिए, तो वो चाहिए आपका पीजी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी हो, वो पीजी आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है सैलरी। तो इसका सैलरी का जो सैलरी स्लैब है बिहार सरकार का असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेम वही सैलरी जो है आपको भी मिलेगा। उसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन की बात बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो सैलरी है बिहार सरकार का
असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वही सैलरी आपको ही मिलेगा। अब देखिए यहां थोड़ा हम डॉक्यूमेंट का बात करते हैं। अब देखिए यहां डॉक्यूमेंट में कभी कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा परेशानी हो जाता है, तो बच्चे फॉर्म भरने के समय में परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग फॉर्म अप्लाई भी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ बच्चे के पास तरह तरह की समस्याएं होती है। सर मेरा मार्कशीट नहीं है, सर मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको किन किन पेपर को क्लियर करके रखना चाहिए, तो आपको आगे हो करके कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, और हम उस बात का भी जिक्र, देखिए कितना पेपर क्लियर करना होगा वो भी हम चिन्हित करेंगे, और कितना पेपर लगेगा फॉर्म भरने में उसका भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो 10th का जो सर्टिफिकेट है, टेंथ का सर्टिफिकेट जस्ट ये एज प्रूफ के तौर पे काम करेगा। फादर्स नेम मदर्स नेम का वेरिफिकेशन जो होता है वो 10th सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। उसके बाद आपका चाहिए 12th का फिर सर्टिफिकेट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका यूजी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि चाहे आप बीए हैं, बीएससी हैं या बीकॉम हैं, इनमें से कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पार्ट थर्ड का मार्कशीट, पार्ट थर्ड का मार्कशीट को आप क्लियर करके रखेंगे। उसके बाद जो है पीजी का फिलहाल जो है फाइनल ईयर, का मार्कशीट का आवश्यकता, ये तो मेन डॉक्यूमेंट हो गया जो आपका क्वालिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए इसमें आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी डॉक्यूमेंट को क्लियर रखिएगा, और इसका भी अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज है तो ईयर वाइज इन डॉक्यूमेंट को आप क्या कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अगर आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए आपको लग जाएगा निवास, आपके पास निवास यानी कि रेसिडेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं या अदर और भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो इन कंडीशन में आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आप जाति प्रमाण पत्र अविलंब बनवा लें, साथ साथ आप आय प्रमाण पत्र बना लें। आय प्रमाण पत्र बना लें, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है एनसीएल। देखिए निवास तो इनको भी चाहिए और ऊपर वाले को भी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी में है, चाहे BC1 में हो, BC2 में हो, ST में हो, SC में हो या और भी कैटेगरी में है, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एनसीएल, इतना पेपर होना उनके पास खास है। साथ ही साथ
एक चीज जो है आधार से रिलेटेड, तो आप आधार में आधार का वेरिफिकेशन एक बार देख लेंगे, कर लेंगे कि जो आपका 10th का मार्कशीट में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, ये सब का सब 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका आधार कार्ड में मैच होना अनिवार्य है। जब तक कि फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक अगर इस बीच में आपका कहीं भी कोई भी त्रुटि है तो आप अविलंब उनको क्या कीजिए, सही करवा लीजिए। ठीक है, और इतना ही के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। और अगर इस टाइप से कोई और भी नोटिफिकेशन हमें मिलता है तो जल्द ही आपको हम अपडेट करेंगे। और इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, अगर इनका जानकारी आप सबसे पहले लेना चाहते हैं, A to Z जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।